Jai Hind friends. So from last 2 days I was not able to make any video because my health was not good. Many of you gave me well wishing, so wholeheartedly thanks to all of you. So we will continue our chapter सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। काफ़ी कुछ हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। सोलर रेडिएशन पर हमने बात की, एटमॉस्फेयर के हीटिंग और कूलिंग को समझा। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अर्थ है, यहाँ जो सनलाइट आती है, जो इंसोलेशन आती है हमारे अर्थ तक, जो इंसोलेशन पहुँचती है वो शॉर्ट वेव के रूप में पहुँचती है। तो ये तो इनकमिंग के टाइम पे होता है, बट आउट गोइंग के टाइम पे ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में वापस जाती है। और इन चीज़ों के कारणों को भी हमने समझा था। नाउ हम बात करेंगे हीट बजट के ऊपर। सो एक्चुअली आई एम रिकॉर्डिंग दिस टॉपिक थर्ड टाइम। आई डोंट नो लास्ट 2 टाइम से मेरे किस फोल्डर में ये वीडियो सेव हो जा रहे हैं। आई वॉज नॉट एबल टू रिट्रैक्ट, मैंने बहुत ट्राई किया। सो लेट्स डिस्कस आवर टॉपिक हीट बजट। सो दोस्तों, यहाँ पे हीट के साथ जो वर्ड है वो बजट है। तो यहाँ पे ज़रूर बात हो रही है हीट बैलेंस की। किस तरीके से हीट का बैलेंस अर्थ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हीट बैलेंस में गड़बड़ी होती है तो टेम्परेचर में सीवियर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। या तो अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाएगा या फिर काफ़ी लो। यानी हीट का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अर्थ एज अ होल ना ही हीट को जमा करती है ना ही हीट को लूज करती है। ये टेम्परेचर को ओवरऑल मेंटेन करके रखती है। और ये तभी हो सकता है जब जो अमाउंट ऑफ हीट रिसीव होगा उतना ही अमाउंट ऑफ हीट जो है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू बाहर जाएगा। तो इसी चीज़ को हम परसेंटेज वाइज समझेंगे। 100% लेट कर लेंगे इनकमिंग है और 100% आउट गोइंग भी देखेंगे। बट ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसलिए पहले हम इसे समझ लेते हैं। दोस्तों, बहुत ध्यान से आपको समझना है। आपके हाथ में कॉपी पेन भी होना चाहिए। आप इन चीज़ों को समझते चलें परसेंटेज वाइज। देखिए, ये है अर्थ और ये है एटमॉस्फेयर। सो मान लीजिए कि 100% सोलर एनर्जी यानी 100% इंसोलेशन इनकमिंग है, यानी आ रही है। तो होता यह है कि इसमें से जो 35% इंसोलेशन है वो तो स्पेस से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, एटमॉस्फेयर तक भी नहीं पहुंच पाती। एटमॉस्फेयर तक केवल 65% ही इंसोलेशन पहुंच पाती है। इतनी बात आप यहाँ पे समझ लीजिए कि एटमॉस्फेयर तक, ये जो अर्थ है इसका जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ तक केवल 65% इंसोलेशन यानी सोलर रेडिएशन पहुँच पाती है। अब इसमें से जो 14% है, यानी ये जो 65% इंसोलेशन पहुँच रही है, इसमें से जो 14% इंसोलेशन है ये एटमॉस्फेयर इनकमिंग के टाइम पे, यानी जिस टाइम पे इंसोलेशन आ रही है उसी टाइम पे एब्जॉर्व कर लेता है। तो 65 माइनस 14 ये कितना बना? ये आया 51%। तो अब जो है 51% यहाँ पे इंसोलेशन है। सो 100% जो इंसोलेशन आ रही है इसमें से 35% तो स्पेस के द्वारा ही रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है और केवल 65% ही एटमॉस्फेयर तक पहुँच पा रही है। अब इस 65 में से जो 14% है ये एटमॉस्फेयर ही एब्जॉर्व कर ले रहा है, रिफ्लेक्ट कर ले रहा है, और भी कई सारे फेनोमिना होते हैं। तो केवल 51% ही अर्थ के द्वारा एब्जॉर्व किया जा रहा है, यानी 51% एक्चुअली अर्थ की सतह तक पहुंच पा रही है। अब इस 51% में टेरेस्ट्रियल कन्वेक्शन होगा। लास्ट के लेक्चर में हमने टेरेस्ट्रियल कन्वेक्शन की बात की थी। तो 51% जो टेरेस्ट्रियल कन्वेक्शन है इनमें से 34% अगेन एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्व कर लिया जाएगा कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू। कन्वेक्शन क्या है, एडवेक्शन क्या है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है। तो 34% यहाँ पे एटमॉस्फेयर के द्वारा आउट गोइंग के टाइम पे। देखिए, कंफ्यूज नहीं करना है आपको। सबसे पहले हमने बात की कि 65% तो एटमॉस्फेयर तक पहुंच रही है जिसमें से 14% एटमॉस्फेयर एब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये इनकमिंग के टाइम की बात है, जब इंसोलेशन आ रही है। तो होगा क्या, इसमें से जो 51% बचा ये अर्थ एब्जॉर्व करेगी। और अब इसमें से क्या होगा, इस 51% में से जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगा इसमें से 14% अगेन आउट गोइंग के टाइम पे इस 51 में से जो 34% है ये आउट गोइंग के टाइम पे एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्व किया जाएगा। यानी 2 बार एक्चुअली एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है इंसोलेशन को, एक इनकमिंग के टाइम पे 14% और एक आउट गोइंग के टाइम पे 34%। दोबारा इसे समझिए। देखिए, सबसे पहले हमने 100% इंसोलेशन की बात की जिसमें से केवल 65% ही एटमॉस्फेयर तक पहुंच पा रही है। अब इस 65% में से जो 14% है ये एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है एटमॉस्फेयर के द्वारा इनकमिंग के टाइम पे। अब इस 14% में से केवल कितना बचा, 51%। 51% तो ऑब्वियसली अर्थ के पास है, अर्थ एब्जॉर्ब कर चुकी है।
अब इसमें से आउट गोइंग के टाइम पे क्या होगा, 31% अगेन एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करेगा आउट गोइंग के टाइम पे, आउट गोइंग सोलर रेडिएशन के टाइम पे। तो अब कितना बचा, 17%, यानी एक्चुअली 17% ही रिफ्लेक्ट बैक हो पाएगा स्पेस में। तो हमने यहाँ पे बात की कि ए 14% तो इनकमिंग के टाइम पे एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर रही है और 34% आउट गोइंग के टाइम पे। तो टोटल एटमॉस्फेयर कितना एब्जॉर्ब कर रही है, 14 + 34, यानी 48% एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है और 17% तो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है स्पेस में, यानी टोटल कितना बना, 65%। तो 65% ही इनकमिंग था, बिकॉज 35% तो स्पेस के द्वारा ही खत्म हो जा रहा था। तो 65% इनकमिंग है और 65% आउटगोइंग है। तो यही चीज़ यहाँ पे ही बताई गई है। 100% आप मान लीजिए। अब इनमें से रिफ्लेक्ट, स्कैटर, एब्जॉर्ब हो जाएगा 35 यूनिट, इसमें से 27 यूनिट अगेन यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक होगा और इस तरीके से 65 यूनिट एब्जॉर्ब किया जाएगा, जिसमें से 14 यूनिट एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा, 41 यूनिट अर्थ की सतह एब्जॉर्ब कर लेगी, राइट। इसमें से फिर 17% ही स्पेस तक पहुंच पाएगी, यानी जो 34% है ये अगेन एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो यही सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई। अगर आपको ये सब कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो अगेन आप वीडियो को देखिए, इस पार्ट को, काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। और हमने यहाँ पे बात की है कि 48% जो है वो ओवरऑल यानी टोटल एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है, जिसमें से 14% इनकमिंग के टाइम पे और 34% आउटगोइंग के टाइम पे। हालांकि ये परसेंटेज आपको याद नहीं रखना है, डायरेक्टली सवाल नहीं पूछा जाएगा। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग कवर करेंगे। तो वही बात यहाँ पे बताई गई, 17 + 48। 48 ये कौन सा है, एटमॉस्फेयर जो एब्जॉर्ब कर रही है, राइट। और इस 48 में भी कितना परसेंट, 14% तो इनकमिंग के टाइम पे और जितना बच गया यानी 34% आउटगोइंग के टाइम पे एब्जॉर्ब किया जा रहा है। और इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, हीट बजट, हीट बैलेंस का ये कॉन्सेप्ट है। यानी 65 यूनिट इनकमिंग था और 65 यूनिट ही आउटगोइंग है। दोस्तों नाउ बात करते हैं वेरिएशन की। वेरिएशन इन नेट हीट बजट एट द अर्थ सरफेस, यानी जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन है जो कि अर्थ की सतह के द्वारा रिसीव किया जाता है, इनमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। हमें भी पता है कि पृथ्वी के कुछ जगहों में ज़्यादा सनलाइट यानी ज़्यादा हीटिंग, ज़्यादा इंसोलेशन देखने को मिलती है और कुछ पार्ट में कम इंसोलेशन देखने को मिलता है। जैसे अगर हम इसे बहुत सारे कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सीजन वाइज अगर बात करें तो ऑब्वियसली समर सीजन में ज़्यादा हीटिंग, ज़्यादा इंसोलेशन देखने को मिलेगा विंटर सीजन के मुकाबले। इसी तरीके से अगर हम इसे अर्थ के पार्ट वाइज बात करें तो पोलर रीजन में ऑब्वियसली बहुत कम टेम्परेचर देखने को मिलेगा अगर हम कंपेयर करें इक्वेटोरियल रीजन के साथ। तो वही बातें यहाँ भी बताई गई हैं। 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ में ज़्यादा, तो ऑब्वियसली ज़्यादा हीट देखने को मिलेगी जब हम इसे कंपेयर करें बाकी जगहों के साथ। और जैसे अगर हम पोल्स में बात करें तो पोल्स में बहुत ही कम, इनफैक्ट कुछ जगहों में तो परमानेंटली फ्रोजन भी देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमी है इंसोलेशन की। ना इस डायग्राम को समझते हैं। ये काफ़ी आसान डायग्राम है, बस देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है। देखिए इसमें 2 तरीके से हमें क्लासीफाई किया गया। पहला तो ये सोलर रेडिएशन है और दूसरा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वाला पार्ट है। सो एक्चुअली सोलर रेडिएशन क्या है, ये देखिए ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। तो अगर हम इसे 0 डिग्री लैटिट्यूड को समझे तो हमें पता है कि 0 डिग्री जो लैटिट्यूड होगा सबसे ज़्यादा यहाँ पे सोलर रेडिएशन देखने को मिलेगी, राइट। तो सोलर रेडिएशन में अगर हम समझें तो ये वाली लाइन जो है वो सोलर रेडिएशन की, तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। बट जैसे ही हम दोनों ही साइड में, दोनों ही पोल्स के पास बढ़ें, या तो नॉर्थ पोल में या फिर साउथ पोल में, तो जो इंसोलेशन है, जो रेडिएशन है वो घटता जाएगा। तो ये देखिए, इसलिए ये डिक्लाइनिंग ग्राफ बन रहा है इस तरीके से। लेकिन ये तो हमने सोलर रेडिएशन की बात की। अगर हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की बात करें तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में कुछ जिगजैग दिख रहा है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, सो ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वाले रीजन में अगर हम देखें तो 60-70 डिग्री के आसपास ये हमें थोड़ा जो ग्राफ है ये इंक्रीजिंग देखने को मिलता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आर्कटिक और अंटार्कटिक वाले जो रीजन में है, इनमें काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ की चादरें हैं, आइस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस वजह से इनका अल्बीडो ज़्यादा है। अल्बीडो का मतलब क्या है, अल्बीडो का मतलब है किसी भी जगह की एबिलिटी, वो कितना ज़्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। तो ये रीज़न है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ स्नोई रीजन है, तो इस वजह से जो रेडिएशन वाला पार्ट है, यानी जो रेडिएट करेगी सनलाइट को, वो काफ़ी ज़्यादा होगी। दोस्तों नाउ बात करते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं। तो एयर की जो टेम्परेचर होती है किसी भी पार्ट में, वो बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करती हैं। जैसे ऑब्वियसली लैटिट्यूड पे तो निर्भर करेगी। जैसे अगर हम बात करें 0 डिग्री की, तो 0 डिग्री पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या जो हमारा
जो इक्वेटोरियल पार्ट है, क्या इतना ही हाई टेम्परेचर पोलर पे देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली नहीं। तो लैटीट्यूड पे डिपेंड करेगी। इसी तरीके से एल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करेगी। ऊंचाई अगर बढ़ेगी तो टेम्परेचर ऑब्वियसली घटेगी। ये हम जनरल कंडीशन की बात कर रहे हैं, हमेशा ऐसा ट्रू नहीं होगा। सी से डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर सी से काफ़ी ज़्यादा दूरी है तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें इन्फ्लुएंस होगी। फिर इसी तरीके से प्रेजेंस ऑफ वार्म और कोल्ड ओशन करंट, लोकल एस्पेक्ट, तो कई सारी बातों पे टेम्परेचर ओवरऑल निर्भर करती है। तो लैटीट्यूड में वही बात है, किस तरीके से टेम्परेचर जो है वो इंसोलेशन रिसीव पे निर्भर करेगी कि इंसोलेशन कितना ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। और ये चीज़ें हमने समझी भी हैं लैटीट्यूड वाले सेक्शन में। इसके बाद अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें तो एल्टीट्यूड पे भी एटमॉस्फेयर ऑब्वियसली निर्भर करेगी। और एटमॉस्फेयर जब हमने डिस्कस किया था उस टाइम भी हमने बात की थी कि अगर हम जनरल कंडीशन की बात करें तो प्रत्येक 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाती है। तो इस टॉपिक को भी हम दोबारा डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिए इसे। इसी तरीके से डिस्टेंस फ्रॉम सी भी मैटर करेगा, बिकॉज हमें पता है जो लैंड है वो जल्दी हीटअप होती है और जल्दी ही कूल भी होती है जब हम इसे कंपेयर करें सी के साथ। तो यही रीज़न है कि जो डिस्टेंस फ्रॉम सी भी टेम्परेचर पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेगी, बिकॉज जो वैसे प्लेसेस जो कि सी के समीप है, सी के पास है, इनमें मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। यानी टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो तापमान रहेगा वो लगभग सेम देखने को मिलेगा, बहुत कम बदलाव देखने को मिलेगा। राइट, क्यों? क्योंकि वो सी के नज़दीक है और हमें पता है कि सी जो है वो लैंड के मुकाबले धीरे धीरे गर्म या ठंडा होता है। आपने ये ऑलरेडी पढ़ा भी होगा बहुत बार कि राजस्थान वाले रीजन में या वैसे रीजन में जहाँ पे मरुस्थल ज़्यादा हैं, उन जगहों में जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी तापमान में जो बदलाव है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी टेम्परेचर में चेंजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्यों? इसके पीछे का रीज़न भी वही है कि जो सैंड है वो जल्दी गर्म और ठंडा होते हैं जब इसे कंपेयर करें सी के साथ। तो इसी तरीके से एयर मासेज और ओशन करंट पर भी टेम्परेचर निर्भर करेगा। वैसे जगह जहाँ पे वार्म एयर मासेज हैं ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा, बट वैसे क्षेत्र जहाँ पे कोल्ड एयर की मासेज हैं वहाँ पे कम टेम्परेचर होगा। दोस्तों नाउ बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की। तो ये भी काफ़ी आसान सा कंसेप्ट है। पहला आइसोथर्म को समझते हैं। तो आइसोथर्म वैसे क्षेत्र होते हैं मैप में, वैसे लाइन्स होते हैं एक्चुअली, जो इक्वल टेम्परेचर वाले जगहों को जोड़ते हैं। सो ये मैप में भी आप देख सकते हैं, ये वाले जो क्षेत्र हैं ये आइसोथर्म्स हैं और इनका प्रभाव लैटीट्यूड के साथ भी है। इन जनरल जो लैटीट्यूड का प्रभाव है वो टेम्परेचर के साथ, वो आइसोथर्म के साथ भी संबंध रखता है और जो आइसोथर्म है ये जनरली पैरेलल देखने को मिलते हैं लैटीट्यूड के। दोस्तों नाउ बात करते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिए। देखिए जनरली हमने बात की है कि जब ऊंचाई बढ़ेगी, एलिवेशन जब बढ़ेगा तो तापमान घटता है और इस चीज़ को नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। ये नॉर्मल लैप्स रेट है बिकॉज नॉर्मली ऐसा ही होता है। यही कंडीशन देखने को मिलती है कि जब ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान घटता है। और हमने इस पर बात भी की है कि 1 किलोमीटर की जब ऊंचाई बढ़ेगी तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता नहीं है बल्कि बढ़ जाता है। और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। आइडियल सिचुएशन क्या है इस तरीके की कंडीशन उत्पन्न होने के लिए कि जब ऊंचाई बढ़े लेकिन तापमान घटने की बजाय बल्कि बढ़ जाए? तो लॉन्ग विंटर नाइट होनी चाहिए, क्लियर स्काई होना चाहिए और शांत हवा होना चाहिए, स्टिल एयर होनी चाहिए। तो इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म अगर हम समझें तो जो दिन का हीट है, दिन की जो हीट होती है, तापमान होता है, ये रेडिएट ऑफ कर जाता है नाइट के टाइम पे और ईयरली मॉर्निंग आवर्स में यानी बिल्कुल सुबह के टाइम में जो अर्थ है ये कूलर होता है एयर एबव के मुकाबले। यानी जो एटमॉस्फेयर में एयर है इसके मुकाबले पृथ्वी की सतह जो है वो ज़्यादा ठंडी होती है। तो कहने का अर्थ वही है कि जो अर्थ की सरफेस है इसके मुकाबले जो हवा है ये यानी टेम्परेचर कम होने की बजाय एटमॉस्फेयर का ज़्यादा है। और पोलर एरियाज़ में अगर हम बात करें तो टेम्परेचर इन्वर्जन काफ़ी कॉमन है और समझ भी सकते हैं आप इसके पीछे के रीजन को, बिकॉज पोलर एरिया की जो सतह है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी है अगर हम एयर इनके एटमॉस्फेयर के मुकाबले कंपेयर करें तो। अब इसके रिजल्ट और इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो इफ़ेक्ट तो यही होगा कि स्मोक और डस्ट पार्टिकल ये जमा हो जाएंगे लोअर स्टेटा में एटमॉस्फेयर के, यानी एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर्स में। डेंस फॉग्स देखने को मिलेंगे सुबह के टाइम पे स्पेशली, और ये विंटर सीजन के टाइम पे काफ़ी कॉमन फिनोमिना है। हम ऑब्जर्व भी करते हैं कि जो सरफेस है इनके मुकाबले एयर ज़्यादा वार्म है और ये जो इन्वर्जन है ये कॉमनली कुछ आवर्स तक ही देखने को मिलता है।
और सूर्योदय के बाद ये प्रभाव फीका पड़ जाता है। यानी ओवरऑल जो नॉर्मल लैप्स रेट है वही फिनोमिना देखने को मिलने लगती है। यानी अर्थ सरफेस से एल्टीट्यूड के बढ़ने पर तापमान घटता है। दोस्तों नाउ बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो ये देखिए, ये सवाल एनडीए में पूछा गया है। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है ये मेनली किस कारण से हीट होती है? शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन के कारण, रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन के कारण, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण, या स्कैटर्ड सोलर रेडिएशन के कारण। तो देखिए, हमने बात की थी अर्थ के एटमॉस्फेयर की, तो एक्चुअली दो तरीके से हीटिंग होती है, बट मेनली हीटेड की बात की जा रही है। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन की अगर हम बात करें तो इनकमिंग के टाइम पे ये शॉर्ट वेव के रूप में होती है, लेकिन आउट गोइंग के टाइम पे लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है। लेकिन चूंकि हमसे मेनली हीटेड की बात कही जा रही है तो इसका आंसर है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। परसेंटेज वाइज भी हमने समझा हीट बजट के टाइम पे कि जो एटमॉस्फेयर की हीटिंग की हमने बात की कि जो एटमॉस्फेयर की हीटिंग है ये आउट गोइंग सोलर रेडिएशन के टाइम पे ज़्यादा परसेंटेज देखने को मिलती है जब हम कंपेयर करें इनकमिंग के साथ। तो इसके पीछे का रीज़न भी बहुत ऑब्वियस है, बिकॉज अर्थ के पास पहले तो ये ग्रीन हाउस वाला कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो आउट गोइंग के टाइम पे जो है ध्यान रखिएगा कि अर्थ की एटमॉस्फेयर मेनली हीट होती है। हालांकि शॉर्ट वेव के टाइम पे भी होती है, बट ज़्यादा परसेंटेज की हम बात करें तो ऑब्वियसली लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगा। इसका लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का मतलब है आउट गोइंग सोलर रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन रिसेंटली CAPF में पूछा गया है। आपको बताना है कि नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में कौन सी बात सही है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला ऑप्शन है टेम्परेचर इज हाईएस्ट एट ग्राउंड लेवल एंड डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड। यानी ग्राउंड लेवल में सबसे ज़्यादा होती है तापमान और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ये घटती जाती है। दूसरा ऑप्शन है टेम्परेचर इज लोएस्ट एट ग्राउंड लेवल एंड इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। यानी जो टेम्परेचर है वो सबसे कम होती है ग्राउंड लेवल पे और बढ़ती जाती है ऊंचाई बढ़ने के साथ। तीसरा ऑप्शन है टेम्परेचर रिमेन्स स्टेबल विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड। यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ भी तापमान जो है वो स्टेबल रहती है, मेंटेन रहती है। चौथा ऑप्शन है टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड एंड ग्रेजुअली स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। यानी जो तापमान है ये पहले ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ती है, फिर धीरे धीरे घटने लगती है। दोस्तों ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल लैप्स रेट की, टेम्परेचर इन्वर्जन की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो नॉर्मल लैप्स रेट में हमें पता है कि ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान घटेगी, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। टेम्परेचर जो है वो ग्राउंड लेवल पे हाईएस्ट होगा और ऊंचाई बढ़ेगी तो ये जो टेम्परेचर है वो घटती जाएगी। तो यही है नॉर्मल लैप्स रेट। और ये लगभग कितना है, तो प्रत्येक 1 किलोमीटर के साथ हमने देखा है 6.5 डिग्री सेल्सियस घटती जाती है। दोस्तों इस चैप्टर के एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन देखेंगे तो तीसरा सवाल ये देखिए, द एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय द। तो ये सेम सवाल एनडीए में पूछा गया। तो ऐसा बहुत बार होता है कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है खास करके फिजिकल ज्योग्राफी के, कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जैसे हमने हर चैप्टर के सॉल्व किए हैं, इस चैप्टर के भी सॉल्व करेंगे, बट नेक्स्ट चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तब, बिकॉज रिविजन उस तरीके से हो जाता है सारे क्वेश्चन कवर करने के बाद। तो ये सवाल वैसे तो इसका आंसर हमने कवर किया लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और इसके रीजन को भी समझा, बिकॉज ऑब्वियसली हमने परसेंटेज वाइज पहली तो बात की कि जो 14% है एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करती इनकमिंग के टाइम पे, लेकिन आउट गोइंग के टाइम पे कितना 34% एब्जॉर्ब करती है, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा है। इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट है कि जो ट्रैप हो जाती है हीटिंग की, इस वजह से एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा हीट करता है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है लॉन्ग वेव। अब लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव के बीच मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है कि इनकमिंग के टाइम पे, इनकमिंग सोलर रेडिएशन के टाइम पे वो शॉर्ट वेव के रूप में आती है, बिकॉज हीटिंग काफ़ी ज़्यादा है। वैसे इसके पीछे इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ सकते हैं, प्लांक्स लॉ को। देखिए प्लांक्स लॉ का क्या कहना है कि जो बॉडी जितनी ज़्यादा हॉटर होगी वो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी को रेडिएट करेगी, और इस तरीके से उतना ही कम उसका वेवलेंथ होगा, और वेवलेंथ जितना कम होता है एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। हमने साइंस के लेक्चर्स में डिस्कस किया है। तो इस वजह से वेवलेंथ कम होती है और जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। इस वजह से जो इंसोलेशन होती है इनकमिंग के टाइम पे वो कैसी होती है, शॉर्ट वेवलेंथ वाली होती है। तो शॉर्ट वेवलेंथ से आपको ये नहीं समझना है कि एनर्जी कम है, बल्कि शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब है कि एनर्जी ज़्यादा है।
दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको सौंपता हूँ, और हमने एटमॉस्फेयर वाले सेक्शन को जब डिस्कस किया था लास्ट के चैप्टर में, उस टाइम पे इस सवाल को कवर भी किया था। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट था, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने दोबारा लिया है। द नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्रॉप्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। यानी जो नॉर्मल लैप्स रेट है टेम्परेचर का, वो बिल्कुल घट करके 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है एटमॉस्फेयर के किस लेयर में, यानी किस पार्ट में। दोस्तों यूपीएससी के द्वारा ली जाने वाली कई सारी परीक्षाओं के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया है। सीएपीएफ का सेक्शन हमारा बाकी था, तो हमने सीएपीएफ के सेक्शन को भी स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा सीडीएस, सिविल सर्विसेज, इनके लास्ट 2-3 ईयर्स के क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप जा करके उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।